हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे और सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में मैंने आपको 7 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। टोटल 7 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें काफ़ी सारी सॉइल मैकेनिक्स के कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने उन 7 वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपकी नॉलेज को बूस्टअप होगा और आप किसी भी गवर्नमेंट की सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एई और जेई की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की एई की तैयारी और जूनियर इंजीनियर जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं और आप जो है अपना कमेंट भी दे सकते हैं। आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक दोगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें मैं और बेहतर कर सकता हूँ और बेहतर आपके लिए ला सकता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास, और हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर कैपिलरिटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की कैपिलरिटी और परमिएबिलिटी के बारे में आज की क्लास के अंदर पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन कराऊंगा मैं, और आपको कंसेप्ट के साथ चीज़ों को क्लियर करवाते आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो परमिएबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। परमिएबिलिटी का आपको पता होगा कि जो कोई भी लेयर है और वहाँ से वाटर जो है अलाउ हो जाता है उस पर्टिकुलर सरफेस पे, तो ड्यू टू वॉइड्स, तो हम कह सकते हैं कि वो सरफेस जो है वो परमिएबल है, वाटर को अलाउ करता है। कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी भी एक वॉइड्स ही है। वॉइड्स के थ्रू वाटर जो है वो फ्लो करता है, या फिर उसके अंदर वाटर जो है स्टोर रहता है। When water is held above the water table by the phenomenon of the surface tension is called as a capillary water। अब कैपिलरी वाटर क्या किसको बोलेंगे? जब वाटर जो है वाटर टेबल के ऊपर, अब यहाँ पे वाटर टेबल, यहाँ पे मान लीजिए पानी यहाँ पे स्टोर है, ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की जो फिनोमिनन है, सरफेस टेंशन क्या होता है? तो किसी भी सरफेस के ऊपर यूनिट लेंथ जो लगता है पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और उसी की वजह से किसी भी कोई भी बॉडी जो है फ्लोट करती है। आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो पानी के ऊपर चल सकते हैं, वो भी ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। तो कैपिलरी वाटर किसको बोलेंगे? व्हेन वाटर इज हेल्ड अबोव द वाटर टेबल, जब कोई भी पानी वाटर टेबल के ऊपर रुका हुआ रहता है या फिर होता है, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को, किस फिनोमिनन के कारण ऐसा होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो उस वाटर को हम लोग कैपिलरी वाटर बोलेंगे। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द कैपिलरी राइज, देयर इज अ इंक्रीज इन द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल अप टू द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज। अब यदि कैपिलरी राइज हो रहा है, नीचे से वाटर जो है फ्लो करना शुरू कर दिया ऊपर की डायरेक्शन में, तो सॉइल की जो वेट होती है उसमें इंक्रीज हो जाएगा और वो कैपिलरी राइज तक जो है वो उसका वेट जो है वो गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये आपका टैंक वगैरह है, यहाँ पे वाटर टेबल है। वाटर टेबल की हाइट x है, उसके बाद h हाइट पर यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा है सिग्मा, और इसका डायग्राम जो है इस तरीके से आप जो है देख पा रहे हैं, -H_R_W और x_R_W। फिर चीज़ों को ध्यान से देखिए, और भी चीज़ें आपके साथ क्लियर होती जाएंगी। वेट ऑफ द वाटर निकालने के लिए हमने क्या किया है? π/4d² इंटू एच इंटू गामा डब्लू, मतलब जो भी टैंक है, जो भी पर्टिकुलर सरफेस है, उस पर पानी का कितना प्रेशर लग रहा है, वो चीज़ें हमने देखी। और ये πd है, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और उसकी हाइट जो है वो h है। तो इसको रिलेट करवाएंगे तो गामा डी सिग्मा कॉस थीटा इज इक्वल टू π/4d² h इंटू गामा डब्लू। इन दोनों वेट को रिलेट करवा दिया है, तो आ गया h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा डब्लू इंटू डी। अब ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैपिलरी राइज जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन गामा डब्लू इंटू डी। गामा डब्लू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। h is equal to 4 sigma cos theta upon gamma w into d. When the theta is equal to 0, you can put h is equal to 4 sigma upon gamma w into d. Okay. Now for the pure glass
प्योर ग्लास के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 73 न्यूटन पर मीटर। आर डब्ल्यू जो है वो आर नहीं होगा यहाँ पे, गामा डब्ल्यू होगा, 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और एच की जो वैल्यू है 0.03 अपॉन डी एम एम। डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इन एम एम, एच इज द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज। So you can directly remember the formula of the capillary rise, H is equal to 0.03 upon 0.2 into D10. H is equal to 0.03 upon 0.2 into D10। अब भैया D10 क्या है, D10 अभी हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल इन mm, mm में इफेक्टिव साइज है पार्टिकल की। ऑन द अदर इम्पेरिकल फार्मूला H सेंटीमीटर इज इक्वल टू C अपॉन E D10 सेंटीमीटर, एंड C इज़ द इम्पेरिकल कांस्टेंट 0.1 to 0.5 इसका रेंज होता है। दूसरा फॉर्मूला है HCM इज इक्वल टू C अपॉन ED10, और E जो है आपका क्या है, वॉइड रेशियो है। कैपिलरी मॉइस्चर इन द फाइन सैंड एंड सिल्ट अलाउ unsupported excavation to be made because of the stability is provided by virtue of induced shear strength। अब कैपिलरी मॉइस्चर फाइन सैंड में और सिल्ट में अलाउ होती है बिकॉज ऑफ हम लोग जो एक्सकावेशन करते हैं, ठीक है, एक्सकावेशन करते हैं, एक्सकावेशन टू मेड बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी इज प्रोवाइड। अभी स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिलती है, तो उसके अंदर जो है शियर स्ट्रेंथ जो है, जो शियर स्ट्रेंथ डेवलप हुई है उसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। बल्किंग ऑफ द सैंड ऑल्सो ऑकर ड्यू टू कैपिलरी, सैंड की जो बल्किंग होती है 4 to 5% जो वॉल्यूम में एक्सपांसन होता है बल्किंग में, वो भी किसकी वजह से होता है, कैपिलरी की वजह से। एंड इट प्रोड्यूस एपीरियंट कोहेजन विच होल्ड द पार्टिकल्स इन द क्लस्टर एनक्लोजिंग द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, जो सभी पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड रह जाते हैं, उसको बोलेंगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ क्विक सेंड कंडीशन। क्विक सेंड कंडीशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हर एग्ज़ाम, यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो फार्मूला बेस्ड हो, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड हो। इन केस ऑफ द अपवर्ड सीपेज फ्लो, यदि पानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इफ द अपवर्ड सीपेज फोर्स बिकम इक्वल टू द बियॉन्ड वेट ऑफ द सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल बिकम जीरो। यदि ऊपर की तरफ जो पानी फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से जो सॉइल के ऊपर जो बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, बियॉन्ड फोर्स टू द बियॉन्ड फोर्स वेट ऑफ द बियॉन्ड वेट ऑफ द सॉइल, द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल बिकम जीरो। तो सॉइल का जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्विक सेंड कंडीशन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्विक सेंड कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होता है, तो क्विक सेंड कंडीशन के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ICR इज इक्वल टू गामा सबमर्ज अपॉन गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू G-1 अपॉन 1 प्लस E। G जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है और E जो है आपका वॉइड रेशियो है। और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू गामा सबमर्ज अपॉन गामा सैचुरेटेड। क्विक सेंड कंडीशन ऑकर इन सैंड बट नॉट इन द क्ले बिकॉज द क्ले इज इन क्ले कोहेजन एग्जिस्ट। तो याद रखिएगा क्विक सेंड कंडीशन किसके अंदर होता है, सैंड है तो सैंड के अंदर होगा। क्ले के अंदर क्विक सेंड कंडीशन नहीं होगा क्योंकि क्ले जो है वो कोहेजिव होता है और उसके अंदर कोहेजन एग्जिस्ट करता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आई क्रिटिकल अपॉन आई जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो है याद रखिएगा ICR अपॉन IE। नाउ नेक्स्ट इज परमिएबिलिटी। अब देखिए परमिएबिलिटी क्या है। परमिएबिलिटी इट इज़ अ एस विथ विच वाटर कैन फ्लो थ्रू द एनी मीडियम। एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा टास्क है जिसमें पानी जो है किसी भी मीडियम से बाहर आ जाता है।
और परमिएबिलिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो दिया गया था वो डार्सी नामक वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। और डार्सी ने क्या बताया, तो इन वन डायमेंशनल फ्लो डिस्चार्ज थ्रू द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू के आई ए और वॉल्यूम V इज इक्वल टू के इंटू आई, वेयर I इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन L। तो Q इज इक्वल टू क्या है, के आई ए, और जब भी हम A की वैल्यू यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू के इंटू आई हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। Q जो है वो डिस्चार्ज है, A इज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल करस्पॉन्डिंग टू द फ्लो Q, I इज़ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डेल्टा H इज़ अ हेड लॉस इन द लेंथ L, K इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी एंड V जो है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी है। V जो है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी है और सुपरफिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो Vs इज इक्वल टू V अपॉन N, वेयर सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। यहाँ पे पोरोसिटी n की वैल्यू लेस देन 1 है। Vs इज एक्चुअल वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द एरिया ऑफ द वॉइड्स इन द एक्स सेक्शनल एरिया। Vs जो है वो आपका क्या है, सीपेज वेलोसिटी है, और सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिस्चार्ज वेलोसिटी को वॉइड रेशियो से पोरोसिटी से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा सीपेज वेलोसिटी। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, ए जो है वो एरिया है, एक्चुअल एरिया फॉर हाउ विल द एरिया ऑफ द वॉइड्स, मीन्स जो बीच में जगह बच गई है उसको हम लोग बोलेंगे वॉइड्स, वेयर Kp is the coefficient of percolation K upon N, where K is the coefficient of permeability. तो coefficient of percolation is equal to K upon N. N is the porosity. Now determination of the coefficient of permeability. अब आपको कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक है लेबोरेटरी मेथड, दूसरा है फील्ड मेथड, तीसरा इनडायरेक्ट मेथड, चौथा है कैपिलारिटी परमिएबिलिटी टेस्ट। लेबोरेटरी मेथड के अंदर कांस्टेंट हेड मेथड है, वेरिएबल और फॉलिंग हेड मेथड है। फील्ड मेथड के अंदर पंपिंग आउट मेथड है और पंपिंग इन मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में फ्रॉम कंसोलिडेशन डेटा and from the particle size and the specific surface। कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट के अंदर अनसेचुरेटेड सॉइल सैंपल। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट दैट इज अ लेबोरेटरी टेस्ट, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, जरूर मिलेगा। तो दो टेस्ट है, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, C फॉर कांस्टेंट एंड C फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। तो याद रखिएगा कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़फुल होता है। फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, F फॉर फॉलिंग हेड एंड F फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जो है फॉलिंग हेड टेस्ट जो है वो यूज़फुल होता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल का और फाइन ग्रेन सॉइल का। तो कांस्टेंट हेड का जो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए एच। Q जो है वो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ से कितना पानी नीचे की तरफ आ रहा है। A जो है वो सॉइल की एरिया है, H जो है वो हाइट है, और L जो है वो डिस्टेंस है। कांस्टेंट हेड के बाद है आपका फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। फॉलिंग हेड में जो हेड है वो चेंज होगा। सॉइल यहाँ पे देख पा रहे हो आप, सॉइल का लेंथ L है, टोटल हाइट H है, ये H1 और H2 है, A जो है एरिया ऑफ पाइप है। स्मॉल a जो है वो एरिया ऑफ पाइप है, कैपिटल A जो है वो एरिया ऑफ सॉइल है। तो K इज इक्वल टू 2.303 AL अपॉन AT log 10 H1 अपॉन H2। K इज इक्वल टू 2.303 AL अपॉन AT log 10 H2 upon H1। Reliability of a laboratory method depend on the extent to which test specimen represent the original ground condition। अब रिलेबिलिटी क्या होगा, टेस्ट कंडीशन आपने ढंग से किया या नहीं किया है,
ग्राउंड कंडीशन कैसा है उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द पंपिंग आउट टेस्ट मेथड यूज फॉर द होमोजीनियस कोर्स ग्रेन सॉइल। पंपिंग आउट टेस्ट जो है वो होमोजीनियस कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूजफुल होता है। और पंपिंग आउट टेस्ट के अंदर दो है, अनकन्फाइंड एक्यूफर और दूसरा है कन्फाइंड एक्यूफर। आप पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो। कन्फाइन और अनकन्फाइन में फिजियोमेट्रिक सरफेस अंडर द पंपिंग, ओरिजिनल फिजियोमेट्रिक सरफेस, यहाँ पे एक्यू क्लाउड्स है, यहाँ पे कन्फाइन एक्यूफर है, यहाँ से वाटर जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। नाउ अनकन्फाइन के अंदर आप देख पा रहे हैं अनकन्फाइन एक्यूफर वाटर टेबल आफ्टर द पंपिंग, पंपिंग के बाद पानी का लेवल जो है वो कितना होगा, एस जो है वो ड्रॉ डाउन है या ओरिजिनल स्केल टेबल है, एफ जो है वो फ्लो है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला इन बोथ द कंडीशन। फर्स्ट इज अनकन्फाइंड एक्यूफर एंड सेकेंड इज कन्फाइंड एक्यूफर। अनकन्फाइंड एक्यूफर के इज इक्वल टू 2.303 क्यू अपॉन पाई h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर log 10 r2 अपॉन r1 and second is 2.303 q upon 2 pi d h2 minus h1 log 10 r2 upon r1. Now one note is here. Let's see the what is written in the note. Radius of the influence in the circle over which effect of pumping is observed. रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो जहाँ से पंपिंग हो रही है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इट ग्रेजुअली मर्ज ऑटोमेटिकली एसिम्पटोटिकली इन द वाटर टेबल एंड रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर इज इक्वल टू 3000 डी अंडर रूट के। दिस इज गिवन बाई सिचटार्ड फार्मूला। सिचटार्ड ने इस फार्मूला को दिया था रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कि जब भी पंपिंग इफेक्ट हो रहा है तो उसके रेडियस में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं या फिर डिस्चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर इज इक्वल टू 3000 डी अंडर रूट ऑफ के। R is the radius of influence in the meter, D is a drawdown in the well in the meter and K is a coefficient of permeability meter per second. Now pumping in test, more economical but less reliable than the pumping out test as it gives the coefficient of permeability of stratum which is close to the hole. So it is also have the two type, one end test and the packer test. तो पंपिंग इन टेस्ट जो है वो भी दो प्रकार का है, वन इन टेस्ट और पैकर टेस्ट। फ्रॉम द कंसोलिडेशन इक्वेशन के इज इक्वल टू सी वी एम वी इंटू गामा डब्लू, सी वी एम बी गामा डब्लू। सी वी इज अ कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन, एम वी इज अ कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी and K is the coefficient of permeability and gamma is a unit weight of water. So this is also one of the important equation. On the basis of this equation there is a lot of questions asked. We will also discuss in the detail in the consolidation chapter. So तो आपको याद रखना है कि K की जो वैल्यू है वो CV MV गामा W, K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है, CV जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, MV जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है एंड गामा W जो है वो यूनिट ऑफ वाटर है, unit weight of water. From the practical size and the specific surface, Kozny-Cannon equation, Allen-Hazen equation or Lorden's formula are given. So this is also one of the important point which most of time asked in the examination. K is equal to 1 upon C S square, gamma W upon mu e रेस टू 3 अपॉन 1 प्लस ई। याद रखिएगा फॉर्मूला, के जो है सेप फैक्टर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यूनिट वेट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोर वाटर प्रेशर के ऊपर म्यू जो है वो पोर वाटर प्रेशर होगा, म्यू के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉइड रेशियो के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Allen-Hazen K is equal to C D10 स्क्वायर वेयर K इज़ द सेंटीमीटर पर सेकेंड, D10 जो है वो mm में है और K इज इक्वल टू 100 D10 स्क्वायर
और के जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में और D10 जो है वो सेंटीमीटर में। D10 जब में रहेगा तो C/10² होगा, यदि सेंटीमीटर में होगा तो आप 100 इसको ले सकते हैं। लॉर्डन्स फार्मूला log10 KS² इज इक्वल टू A प्लस B porosity, N is the porosity and AB is the constant. So till now these two equation is lot of time asked in the examination. K is equal to 1 upon CS square gamma W upon mu into E cube upon 1 plus E, where maybe this mu is a Poisson's ratio. I will discuss this in detail. And ln Hazen is K is equal to C/10²। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट। कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक हेड है जिस H1 है, दूसरा हेड ऑफ रिजर्वायर जो है H2 है। ये रिजर्वायर है जिसके ऊपर से पानी फुल भरा हुआ है। इन दोनों रिजर्वायर में से पानी आ रहा है टैंक के अंदर। सॉइल सैंपल यहाँ पे है। मैनोमीटर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है टू मेज़र द प्रेशर, एंड दिस इज़ द एयर वेंट पाइप जो हवा पास हो सके और जिसको हम लोग डेटम में लगा रहे हैं। और ये यहाँ पे स्क्रीन है और ये x डिस्टेंस पर जो है कैपिलरिटी टेस्ट किया गया है। S इज़ अ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, N इज़ अ पोरोसिटी एंड HC इज़ अ कैपिलरी हेड। सो x2² माइनस x1² डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2K अपॉन SN ब्रैकेट में H1 प्लस HC। वाटर मूव फ्रॉम x1 टू x2 फ्रॉम टाइम T1 टू T2। x1 जो होगा वो T1 टाइम पे होगा, x2 पर जो होगा वो T2 टाइम पे होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, परमिएबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अब ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉइल की जो परमिएबिलिटी है उसको दो तरीके से मापा जा सकता है। एक हॉरिजॉन्टल फ्लो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन एंड वर्टिकल फ्लो नॉर्मल टू द बेडिंग प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल फ्लो यदि हो रहा हो, यदि फ्लो जो है हॉरिजॉन्टल हो रहा हो तो कैसे होगा? K1 हाइट H1 है, K2 हाइट H2 है एंड K3 हाइट H3 है। सो द KH इज इक्वल टू K1 H1 प्लस K2 H2 अप टू Kn Hn डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3। और यदि आप वर्टिकल फ्लो की बात करें तो Kv इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस Hn डिवाइडेड बाई H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस Hn अपॉन Kn। ओके और यदि आपको एंगल में निकालना है तो K इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH प्लस रिजल्टेंट परमिएबिलिटी KH इंटू KV होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परमिएबिलिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।